नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें, ट्रंप गवर्नमेंट एक नए तरीके से इंडिया पर प्रेशर बना रही है। अमेरिका ने इंडिया को कह दिया है कि अब वो रसिया से वेपन्स लेना बंद करे। ब्रिक्स के इशू पर भी उसने नया रुख अपनाया और इंडिया की इस ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट को यूएस इंडिया रिलेशंस के लिए एक बैरियर बताया है। ट्रंप, जिसे इंडिया का सपोर्टर माना जाता था, वही अब इंडिया पर बार बार दबाव डाल रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुतनिक ने एक इवेंट में कहा कि इंडिया अब तक अपनी मिलिट्री की बड़ी शॉपिंग रसिया से करता आया है, पर हमें लगता है कि ये रुकना चाहिए। उनका कहना था कि इंडिया अगर ब्रिक्स के साथ डॉलर के अल्टरनेटिव करेंसी का हिस्सा बना तो यूएस इंडिया दोस्ती में प्रॉब्लम आ सकती है। बस यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया रसिया से हाथ खींच ले। अमेरिका ने इंडिया को अपने F-35 फाइटर जेट्स खरीदने का ऑप्शन दिया है, पर दूसरी तरफ रसिया भी Su-57 जेट्स का प्रपोजल बार बार भेज रहा है। जब पिछली बार इंडिया ने रसिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा था, तब भी ट्रंप गवर्नमेंट ने धमकी दी थी, लेकिन इंडिया ने उसका जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी। ये ट्रंप भी जानता है कि अगर इंडिया ने किसी डिसीजन का मन बना लिया तो अमेरिका की धमकी का कोई असर नहीं होगा। टैरिफ को लेकर भी अमेरिका ने इंडिया पर दबाव बनाया है। ट्रंप की सरकार चाहती है कि इंडिया उसके और ज़्यादा वेपन्स खरीदे ताकि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम हो सके। इस वजह से इंडिया पर नए टैरिफ लगाए गए हैं जो 2 अप्रैल से लागू होंगे। इससे इंडियन मार्केट में अमेरिकन प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं, पर सरकार की रेवेन्यू कलेक्शन में कमी हो जाएगी। ट्रंप ब्रिक्स कंट्रीज के नए करेंसी प्लान से नाराज है। अगर ब्रिक्स एक नए करेंसी सिस्टम पर काम करता है तो डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो सकती है और अमेरिका का इकोनॉमिक कंट्रोल कम हो सकता है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने हाल ही में कहा है कि अभी ब्रिक्स में ऐसे किसी नए करेंसी प्लान पर काम नहीं हो रहा है, पर अमेरिका फिर भी चिंता में है। ब्रिक्स में इंडिया के साथ रसिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और नए मेंबर्स जैसे ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। ये सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो दुनिया के बड़े ट्रेड का हिस्सा हैं। अमेरिका का रियल कंसर्न ये है कि अगर ब्रिक्स एक नए करेंसी सिस्टम पर काम करेगा तो डॉलर की मोनोपोली खत्म हो सकती है और उसका ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर कंट्रोल कम हो जाएगा, और ये बात अमेरिका को कभी नहीं पचेगी। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का सपना एक नए मोड़ पर आ गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनली रसिया को AMCA के इंजन नेगोशिएशंस में शामिल होने की परमिशन दे दी है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि अब तक इंडिया सिर्फ वेस्टर्न इंजन मैन्युफैक्चरर्स जैसे GE, सेफ्रन, रोल्स रॉयस पर फोकस कर रहा था, लेकिन अब रसिया भी इस रेस में शामिल हो गया है और इसका एक बड़ा रीजन है जो कि है रसिया का 5th जनरेशन इंजन टेक्नोलॉजी में महारत। बहुत से डिफेंस न्यूज पोर्टल इस डेवलपमेंट पर नजर रखे हुए थे, जिसमें बताया गया है कि रसिया का स्टेट ओन्ड डिफेंस रोस्टेक ने AMCA के लिए अपना 177S इंजन ऑफर किया है। ये इंजन जो EL-41F1 और EL-51 पावर प्लांट्स का हाइब्रिड वर्जन है, इंडिया के स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। 177S इंजन एक 5th जनरेशन इंजन है जो ज़्यादा थ्रस्ट, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और लंबे सर्विस लाइफ के साथ आता है। ये इंजन तकरीबन 142 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, जो कि AMCA के लिए 110 से 120 किलोन्यूटन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये AMCA को बेटर मैन्योवरेबिलिटी और स्पीड दे सकता है। रसिया का कहना है कि अगर इंडिया चाहे तो इस इंजन को कस्टमाइज भी कर सकता है, जिसमें 2D फ्लैट नोजल डिजाइन ऐड किया जा सकता है जो स्टील्थ और थ्रस्ट वेक्टरिंग को और बेटर करेगा। ये टेक्नोलॉजी अमेरिकन F-22 रैप्टर में देखी गई है, लेकिन F-35 में नहीं है। मतलब ये कि अगर AMCA में ये इंजन लगाया जाता है तो ये एयरक्राफ्ट एजिलिटी और स्टील्थ दोनों में एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। एक और बड़ा सवाल ये है कि AMCA के लिए सिर्फ इंजन ही इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि इसका इंटीग्रेशन भी मुश्किल होता है। इंजन और एयरफ्रेम का परफेक्टली मैच होना भी जरूरी है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स और DRDO केयरफुली एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या यह रशियन इंजन उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकता है या नहीं। अगली खबर भी AMCA की तरफ से है, जिसमें महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स, जो पहले इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था, अब इस रेस से बाहर हो गया है। अब टाटा सिस्टम्स और L&T इस गेम में आगे निकल चुके हैं और ये दोनों मिलकर AMCA के प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को संभालने वाले हैं। अब तक इंडिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स का कंट्रोल HAL के हाथ में होता था, पर AMCA एक अलग अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज का रोल भी मेजर होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल चूज किया है, जिसमें
पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। महिंद्रा की एयरक्राफ्ट मेकिंग एक्सपीरियंस उतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिसकी वजह से उसको बाहर होना पड़ा। दूसरी तरफ टाटा सिस्टम्स और L&T के पास डिफेंस और इंजीनियरिंग का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। इन कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज़ की वजह से उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। ये अभी क्लियर नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम में और कौन सी कंपनी शामिल होंगी, पर जो कंपनीज एयरक्राफ्ट असेंबली या फ्यूजलाज बनाने में एक्सपर्ट नहीं थीं, उनका यहाँ टिकना मुश्किल होगा। ये कंसोर्टियम एवियोनिक्स, रडार और प्रपल्जन सिस्टम जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का ध्यान रखेगा, जबकि HAL अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ कुछ की पार्ट्स बनाएगा। इंडिया के पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट के इस प्रोजेक्ट से एक नया डिफेंस इकोसिस्टम डेवलप होगा, जिसमें प्राइवेट कंपनीज का बड़ा रोल होने वाला है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। दूसरी तरफ MBDA ने भी इंडिया को एक और बड़ा प्रपोजल दिया है। MBDA ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया में SRAM यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का नया वर्जन डेवलप करने की ऑफर दी है। इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से इसको नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल भी कहा जा रहा है। MBDA और BDL मिलकर इंडिया में पहले से ही SRAM मिसाइल का फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन एंड टेस्ट फैसिलिटी बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रोजेक्ट ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने नए ऑर्डर्स देने में देर लगाई है। पहले 380 SRAM मिसाइल्स सिर्फ जगुआर जेट्स के लिए गए थे, लेकिन अब इस मिसाइल को तेजस MK1A और फ्यूचर में तेजस MK2 पर भी इंटीग्रेट करने की प्लानिंग हो रही है। नया SRAM ब्लॉक 6 वर्जन जो 2022 में प्रोडक्शन में गया था, उसमें एक एडवांस इंफ्रारेड सीकर और एक क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जो मिसाइल की परफॉर्मेंस और लाइफ को बढ़ाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस नए वर्जन में US मेड कंपोनेंट्स की जगह ब्रिटिश मेड कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं। इससे मिसाइल इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो गया है। मतलब अब इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करना आसान हो गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इंडिया और MBDA के बीच जो को डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्या ये एक कम्प्लीटली नया ब्लॉक 7 स्टैंडर्ड होगा या सिर्फ ब्लॉक 6 का एक और अपग्रेडेड वर्जन बनेगा? ये भी क्लियर नहीं है कि इंडिया इस प्रोजेक्ट में कितना कंट्रोल मांगेगा, क्योंकि अगर इंडिया फ्यूचर में मिसाइल का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है तो उसके टर्म्स काफी क्लियर होने चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।